बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स एमडी कैट 2020 के सिलसिले में हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। के बाद साथ ही कंटिन्यूटी में हमने एंजाइम डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जिसका हमने स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ क्रोमोसोम एंड डीएनए। और क्रोमोसोम और डीएनए में लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था अबाउट क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है वो क्या है, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डीएनए रेप्लिकेशन। ये हमने अब स्टार्ट करना है। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए कि जब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त ये चीज़ इसको डिस्कस किया गया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि जनरली जब आप सेल डिवीजन स्टडी करते हो तो सेल डिवीजन में आप क्या बताते हो कि इंटरफेस, और इंटरफेस में आप बताते हो एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है और क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, यानी एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है डीएनए रेप्लिकेशन कब हो रही है, ड्यूरिंग इंटरफेस, और इंटरफेस में कब हो रही है, ड्यूरिंग एस फेज हो रही है। ये हमें ये चीज़ पहले से क्लियर होनी चाहिए। अब इसके लिए जो मैकेनिज्म है कि डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ शो की गई थी कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह हो सकती है। तो 3 जो मेजर इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ है डीएनए रेप्लिकेशन की, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके बाद आएंगे कि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है और कौन सा मॉडल जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन का मोस्ट एक्सेप्टेबल है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है। तो लिहाजा यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बताना है कि जो डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए डीएनए रेप्लिकेशन के, इसमें सबसे पहले देखिए नंबर 1 आ जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और फिर उसके बाद कंजर्वेटिव मॉडल, और तीसरा इसमें आ जाता है दैट इज व्हाट डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये 3 तरह के मॉडल जो थे इंट्रोड्यूस किए गए थे टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ व्हाट डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नंबर 1 आपके पास आ जाता है क्या, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव में सबसे पहले जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करते हैं, वहीं से आगे आपको रेफरेंस मिलता है ये डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसमें ये बताया जाता है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स मोल्ड के तौर पर सर्व करते हैं, या आप कह सकते हो टेम्पलेट की सूरत में काम करते हैं। मोल्ड और टेम्पलेट की सूरत में काम करते हैं, जिनको आप पेरेंटल डीएनए का नाम दिया जाता है, पेरेंटल स्ट्रैंड्स का भी नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके 2 हेलिक्स जो है वो अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स जो है दे सर्व एज टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, और इनके मुकाबले में नए न्यूक्लियोटाइड उसके साथ आकर अटैच होते हैं। हर एक टेम्पलेट के साथ या पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ क्या आकर अटैच होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। उससे क्या बनता है, एक नया स्ट्रैंड बन जाता है जिसको आप क्या कहते हो, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। तो एक क्या है पेरेंटल स्ट्रैंड्स के साथ, दूसरा क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। तो लिहाजा एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो क्या हो गया, कंजर्व, और दूसरा उसके साथ एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो लिहाजा इसे हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा सा स्केच के जरिए शो करते हैं। डीएनए के बारे में आपको मालूम हो कि डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसकी बाकी डिटेल आप जब इसका प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हम डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से अनवाइंड होता है और किस तरह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है। यहाँ पे हम सिंपली शो कर रहे हैं कि ये इसके 2 स्ट्रैंड हमने शो किए, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। वैसे हम लिख सकते हैं ये इसका 3 डायरेक्शन है, तो दूसरा क्या होगा, ये 3 5 डायरेक्शन में आपको पता है कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के
कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब इसमें देखिए कि ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ये इसके हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली थायमीन होगा। यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे गवानीन साइटोसिन रैंडमली हम शो कर रहे हैं थायमीन, और यहाँ पे क्या आएगा एडेनिन, और यहाँ पे अगर एडेनिन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा थायमीन। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमने शो की है। और ये इसमें हम क्या शो करते हैं, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन साइटोसिन एंड गवानीन एंड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन थायमीन एंड एडेनिन। इसमें ये हमने डबल बॉन्ड शो करना है इस तरह से। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, पेरेंटल डीएनए है, और ये दोनों इसके क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड्स भी कहलाते हैं। अब इनके बारे में हमें बताना है कि दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद ये दो स्ट्रैंड्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड आ गया इसका, और यहाँ पर ये हम शो कर रहे हैं, ये इसका दूसरा स्ट्रैंड शो कर रहे हैं। ये इसका 5 एंड है तो ये इसका क्या है 3 एंड है, तो ये इसका अगर 3 एंड है तो ये इसका 5 एंड है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमने यहाँ शो करनी है, एडेनिन साइटोसिन गवानीन, उसके बाद थायमीन, और फिर यहाँ पे क्या आएगा एडेनिन। सिमिलरली यहाँ पे हम शो करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा थायमीन, यहाँ पे क्या आएगा गवानीन, और यहाँ पे क्या आएगा साइटोसिन, हियर एडेनिन एंड द लास्ट थायमीन। ये क्या हो गए, पेरेंटल स्ट्रैंड्स कहलाएंगे, इनको आप पेरेंटल स्ट्रैंड्स का नाम दोगे। इनके मुकाबले में नए न्यूक्लियोटाइड आकर यहाँ इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के तौर पर यहाँ पर अपने आप को अरेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड आया, ये दूसरा एंड थर्ड फोर्थ, और ये इस तरह से एंड सो ऑन। ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे। एडेनिन के सामने क्या आएगा थायमीन, साइटोसिन के सामने क्या आएगा गवानीन, एंड गवानीन के सामने साइटोसिन, और इसी तरह से थायमीन के सामने एडेनिन, और इसी तरह से एडेनिन के सामने थायमीन। सेम उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसके मुकाबले में ये क्या बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। आप देख सकते हैं इसमें थायमीन के सामने क्या आ रहा है एडेनिन, इसी तरह गवानीन के सामने आप देखें क्या आएगा साइटोसिन, साइटोसिन के सामने क्या आएगा गवानीन, एडेनिन के सामने थायमीन, और थायमीन के सामने एडेनिन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। ये देख सकते हैं आप, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इस तरह से हम इसको शो कर रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपके सामने आ गई। तो ये इसका 5-3 डायरेक्शन था, तो ये हो गया 3-5, और इसी तरह से ये 3-5 था, तो ये क्या होगा 5 ये 3। ये आपके पास एंटी पैरेलल स्ट्रैंड आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पेरेंटल स्ट्रैंड था, ये दोनों क्या थे पेरेंटल स्ट्रैंड। ये पेरेंटल स्ट्रैंड नंबर 1, इसको अगर हम क्या कह देते हैं दिस वन इज नंबर 1, इसको नंबर 2 कह दें, तो ये आपके पास क्या है नंबर 1 पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये आपके पास नंबर 2 पेरेंटल स्ट्रैंड है। और उसके मुकाबले में ये क्या बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये इसमें क्या बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। तो लिहाजा दोनों स्ट्रैंड, इसमें की पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दोनों स्ट्रैंड इसके किस तौर पर काम करते हैं, ये टेम्पलेट के तौर पर काम करते हैं, मोल्ड के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड क्या बनता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, अपनी मर्जी से नहीं बनता। तो इसलिए एक डीएनए से जब 2 डीएनए की कॉपीज बनती हैं तो ये क्या हो जाता है, आप इसको आप कह सकते हो कि ये जो रेप्लिकेशन हो रही है इसमें इसको हम क्या कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल क्या कहलाएगा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल कहलाएगा। तो ये तो इसमें एक पहला मॉडल आ जाता है जिसको हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। इसके बाद सेकंड आ जाएगा कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल। कंजर्वेटिव, कंजर्व हो जाना यानी महफूज हो जाना। सिंपली ये देखिए यहाँ पर हम शो कर रहे हैं पेरेंटल डीएनए, ये आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रैंड शो किया गया किस चीज़ का, डीएनए का। ये इस तरह से हम इसको शो करेंगे। ये इसका 5 एंड है तो ये इसका क्या होगा 3 एंड होगा, और ये अगर इसका 3 एंड है तो ये इसका 5 एंड होगा। तो ये आपके पास पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल डीएनए कह ले। कितने स्ट्रैंड है इसके, दोनों स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड होते हैं। और ये पेरेंटल स्ट्रैंड, ये इसके बारे में आपको मालूम हो रिमेन इंटैक्ट, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आती।
और इसके मुकाबले में जो डॉटर डीएनए बनेगा वो क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से एक नया डीएनए यूं बन जाएगा। इस तरह से ये इसका इसी तरह से जैसे यहाँ हमने ये शो किया है, ये आपके सामने डीएनए इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसमें क्या है कि जो पेरेंटल डीएनए की दोनों स्ट्रैंड क्या रहे, इंटैक्ट रहे, देयर इज़ नो चेंज इन द पेरेंटल डीएनए। उसके मुकाबले में टोटली एक नया डीएनए बन गया है डबल हेलिक्स की सूरत में, जिसको आप डॉटर डीएनए का नाम भी देते हो। तो ये मॉडल क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव मॉडल कहलाएगा, यानी इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड जो है या पेरेंटल डीएनए जो है ये क्या है, ये इंटैक्ट रहेगा और उसके मुकाबले में टोटली एक नया डीएनए बच जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल का नाम देते हैं, कंजर्वेटिव मॉडल का नाम देते हैं। तीसरा आ जाता है इसमें डिस्पर्सिव। अब डिस्पर्सिव किस तरह से है, डिस्पर्सिव में देखें, इसमें हम इस तरह से शो करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पेरेंटल हेड कौन सा शो कर रहे हैं हम, डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में इस तरह से देखिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पेरेंटल डीएनए हमारे पास, ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए, ये इसका 5 एंड है, तो ये इसका क्या है 3 एंड है। तो इस तरह से हम शो करेंगे, ये इसका क्या आ जाएगा 3 एंड और ये इसका 5 एंड आ जाएगा पेरेंटल डीएनए। अब पेरेंटल डीएनए जिसमें ऑब्वियसली इसके क्या होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स इनको हम क्या कहते हैं, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। इनको आप न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ऑल दीज आर व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स, ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब होता ये है कि इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिस्पर्स, मुंतशिर हो जाना, इसके जितने भी ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या होते हैं, इस तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं। ये जो हम छोटी छोटी लाइंस शो कर रहे हैं इंडिकेट करती हैं कि ये क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। अब डिस्पर्शन के बाद इसमें जितनी तादाद में ये पेरेंटल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसी तरह से इसमें नए न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड हो जाते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड्स भी यूँ ऐड हो जाएंगे ऑलमोस्ट इक्वल नंबर के साथ। जब ये इस तरह से नए न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, पहले किसके थे, पेरेंटल डीएनए के थे, और उसके बाद इसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड हो गए, तो अब ये अपने आप को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अब जब इनकी रीअरेंजमेंट होगी तो उसमें आप देखेंगे कि सेम उसी तरह जैसे हमने डीएनए का मॉडल शो किया था, ये एक रफ आपको डायग्राम स्केच शो किया जा रहा है। इस तरह से देखिए, ये रफ स्केच शो किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि कुछ स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए के होंगे, ये बीच बीच में जो आपको दिखाए जा रहे हैं, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द पेरेंटल डीएनए, एंड जो हमने ब्लैक मार्कर से शो किया है ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स उसमें ऐड हो गए हैं। तो इस किस्म के मॉडल को हम क्या नाम देंगे, ये वही उसी तरह से ये 5 एंड है तो ये इसका क्या होगा 3 एंड, तो इसी तरह से ये इसका 3 एंड होगा तो ये इसका 5 एंड होगा। तो आप देख सकते हैं इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव मॉडल का नाम देंगे, डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल देंगे। तो इस तरह से ये 3 किस्म के मॉडल जो थे डीएनए रेप्लिकेशन के इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कौन सा मॉडल जो है वो करेक्ट है और एक्सेप्टेबल भी है और एप्लीकेबल भी है। तो याद रखना स्टूडेंट, इसके लिए फिर हम आगे चलेंगे और हम बताएंगे कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आकर अपना कंट्रीब्यूशन शो किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया, इन तीनों मॉडल्स को इवॉल्वेट किया इन्होंने, और इवैल्यूएशन के बाद वो एक नतीजे पे पहुँचे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक्चुअली कौन सी होती है, दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ये इन रियलिटी होती है, क्योंकि इसका बाकायदा इन्होंने क्या दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। विजलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ये विजलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब इसमें साइंटिस्ट का पहले आपको रेफरेंस दे दिया जाए। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आ जाते हैं इसमें, दैट इज मैथ्यू विजलसन, और फिर एंड इसके साथ आ जाएंगे फ्रैंकलिन
स्टॉल 1958। इनका ताल्लुक किससे था? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इनका ताल्लुक था। इन्होंने ये मिशन इंस्टॉल तीनों जो मॉडल पेश किए गए थे डीएनए रेप्लिकेशन के, इनको इवेलुएट किया और कंक्लूजन इनका क्या था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव एंड ऑन दिस वर्क इनको नोबेल प्राइज जो था दैट वाज अवॉर्डेड। तो अब हमने किसकी तरफ आना है? हमने देखना है कि ये मिशन स्टॉल एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इसको हमने सिस्टमेटिकली अब लेकर इसके डिफरेंट स्टेप्स को हमने अब आके डिस्कस कर। हमने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किए थे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इसलिए सेलेक्ट किए थे कि आपको मालूम है इसका जनरेशन टाइम क्या होता है। पिछली क्लासेस में आप ये पढ़ कर आए कि बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम क्या होता है, कि इन जनरल हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया डबल्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, यानी बाइंडिंग फिशन के ज़रिए इसको कितना टाइम चाहिए होता है? 20 मिनट्स रिक्वायर्ड टू डबल। तो इसलिए बैक्टीरिया सेलेक्ट किए गए थे। और सबसे पहला जो स्टेप था जो मिशन इंस्टॉल ने यहाँ पे बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए शुरू किया, दैट वाज बैक्टीरिया ग्रो किए गए किस में? ऐसे मीडियम में जिसमें हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन रखे गए थे। जैसे यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा ये हमने डिश शो की है, ये रिपेटी डिश जिसमें कल्चर मीडियम बनाया जाता है और जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। इस मीडियम में आपको मालूम होना चाहिए हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन रखे गए थे। N15 क्या है? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। इसमें क्या किए गए थे? ये बैक्टीरिया लिए गए हैं और ये फॉर एग्जांपल ये हमने शो किया है, ये बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया को इस कल्चर मीडियम में रखा गया है और इनको अलाउ किया गया है कि ये इसमें ग्रो करें। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? N15 मीडियम में ग्रो करेंगे। 1 into 2, 2 into 4, 4 into 8 एंड सो ऑन। एक्सपोनेंशियल रेट के ज़रिए बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती चली जाएगी। अब जब ये अच्छी खासी तादाद बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे तो मीडियम से क्या लेंगे? सराउंडिंग मीडियम से ये क्या लेंगे? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। और ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन जिसको आप N15 का नाम दे रहे हैं, दिस N15 विल बी incorporated in the basis of DNA। बेसिस मीन्स नाइट्रोजन बेसिस में, आपको मालूम है नाइट्रोजन बेसिस में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। सो इसमें न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए बेसिस चाहिए होती है। बेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है। सो दिस हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बेसिस ऑफ डीएनए। ये इसके डीएनए में शामिल हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए कि ये आपके सामने क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, अब ये आपको मालूम हो कि इनमें है, इनके डीएनए में क्या मौजूद है? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन मौजूद है। अब 3 डीएनए सैंपल्स को लिया गया, ये इस सैंपल में से, और यानी कौन से सैंपल में से? ये N15 वाले सैंपल में से, और इसको शिफ्ट किया गया किस में? N14 मीडियम में। यहाँ पे हम शो करेंगे N14 मीडियम। ये एक आपके पास N14 मीडियम आ गया, ये सेकंड हमने शो किया N14 मीडियम, और फिर इसके बाद ये थर्ड शो कर रहे हैं N14 मीडियम। ये मीडियम आपके पास यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे मीडियम आपके पास कौन सा है? N14। N14 क्या है? लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये मीडियम लिया गया। अब इस मीडियम में हमने कौन से बैक्टीरिया शिफ्ट किए हैं? ये वाले बैक्टीरिया शिफ्ट किए हैं N15 वाले। ये N15 वाले बैक्टीरिया में हमने शिफ्ट किए ताकि इसमें ग्रो करें। तो अब देखिए कि ये यहाँ पे जो हमने बैक्टीरिया यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे हमने सैंपल जो लेना है डीएनए का, इसके डीएनए का जो सैंपल लेंगे आफ्टर 0 मिनट, यानी
फौरी तौर पे, जैसे इसमें हम रखेंगे सैंपल, फौरी तौर पर हम इसका डीएनए का सैंपल ले लेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे आएंगे सेकंड, ये इसमें जो हमने N15 यहाँ पे ऐड किया है N14 मीडियम में, तो यहाँ पे जो सैंपल लिया जाएगा दैट इज़ आफ्टर 20 मिनट, और ये थर्ड जो है यहाँ से जो सैंपल लिया जाएगा आफ्टर 40 मिनट। तो ये टाइम इसलिए लिखा गया ताकि आपको क्लियर हो कि N15 मीडियम को किस में रखा गया है, N14 मीडियम में रखा गया है, और फिर हम उसको डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से यहाँ से इसका लेंगे डीएनए सैंपल। अब देखिए इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके साथ साथ दे आर वेरी केयरफुल इन देयर वर्क, और ये जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या बनाया जाता है, कंट्रोल ग्रुप भी बनाया जाता है, कंट्रोल ग्रुप भी बनाया जाता है। कंट्रोल ग्रुप का मतलब यहाँ पे तो हमने क्या यूज़ किया है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज़ किया है। कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे कि जो N14 है बैक्टीरिया, N14 बैक्टीरिया जो है जिनमें ये लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, ये बैक्टीरिया है आपके पास, इन बैक्टीरिया को आप ग्रो करोगे N14 मीडियम में। ये हमारे पास क्या है, मीडियम, N14 मीडियम में ग्रो करोगे। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इसमें N14 आपने बैक्टीरिया लिए और उसको N14 मीडियम में, लेकिन यहाँ पे आपने गौर करें कि N15 बैक्टीरिया लेकर उसको किस में ग्रो कर रहे हैं हम, N14 मीडियम में इसको हम ग्रो कर रहे हैं, और डिफरेंट टाइमिंग से हम इससे क्या लेंगे, डीएनए के सैंपल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आपको वैसे सिंपली बता देते हैं कि जब यहाँ पे हम बैक्टीरिया लेंगे 0 मिनट में लेंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैंपल में ये जो बैक्टीरिया आएंगे कौन से आएंगे, N15 वाले आएंगे। 0 मिनट के बाद अगर यहाँ पे हम सैंपल लेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इससे जो डीएनए आपको मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 स्ट्रैंड हम डीएनए के शो कर रहे हैं, ये आपके पास 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ये इसका एक स्ट्रैंड है और ये इसका दूसरा स्ट्रैंड है। आप खुद इमेजिन कर लीजिए 0 मिनट है तो N15 वाले बैक्टीरिया N14 में रखे गए तो दोनों स्ट्रैंड आपके पास क्या होंगे, N15 वाले होंगे, हैवी होंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये आ जाता है 20 मिनट वाला सैंपल आ जाएगा। 20 मिनट वाला सैंपल आपके पास किस किस्म का होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगी, यानी बैक्टीरिया 1 से 2 में होंगे ना डिवाइड, तो 1 से 2 में डिवाइड होंगे तो उसका एक डीएनए जो होगा वो उससे क्या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। मटेरियल कहाँ से लेगा, फ्रॉम द मीडियम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 20 मिनट के बाद जो आपको यहाँ पे डीएनए मिलेगा दैट मस्ट बी व्हाट, जज कीजिए आप खुद भी साथ साथ जज करें, ये क्या होगा, N14 एंड N15। N14 कहाँ से लेगा, मीडियम से, N15 किधर से होगा, इसके पेरेंटल डीएनए का होगा। इसी तरह से फिर अब यहाँ पर आएंगे, ये 40 मिनट्स वाले सैंपल की तरफ आएंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे पहले एक बैक्टीरिया था, 1 से 2 में डिवाइड होगा ये, फिर 2 जो होंगे आगे जाकर ये 20 मिनट, और उसके बाद ये फर्दर 2 में, और ये भी फर्दर 2 में डिवाइड होगा, यानी कितना होगा, ये 20 मिनट और ये 20 मिनट, तो कितना हो जाएगा टोटल 40 मिनट। यहाँ पे डीएनए की एक रेप्लिकेशन होगी, तो ये पहली रेप्लिकेशन में यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो पहली यानी 20 मिनट के बाद जो डीएनए मिलेगा वो क्या होगा, वो जैसे हमने यहाँ पे पहले बताया कि हाइब्रिड होगा। जैसे यहाँ 20 मिनट के बाद आपको क्या मिला था, N14 और N15 मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये सेकंड राउंड रेप्लिकेशन हो रही है, दोबारा से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास एक और भी, यानी इसमें क्या होगा, ये 2 स्ट्रैंड जब अलग होंगे, ये 2 स्ट्रैंड जब अलग होंगे, ये आपको मालूम हो कि यहाँ पे 2 स्ट्रैंड जब अलग होंगे तो एक ये पेरेंटल स्ट्रैंड एक आ गया, ये दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड आ गया। एक कौन सा यहाँ पे N14 है, दूसरा कौन सा यहाँ पे N15 है। अब इसके साथ जो नए स्ट्रैंड बनेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए, ये इसके साथ एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, तो नया स्ट्रैंड मटेरियल कहाँ से लेगा, ऑब्वियसली फ्रॉम द मीडियम। तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या बन जाएगा, लाइट, देख सकते हैं N14 और ये आपके पास क्या होगा, लाइट, यानी ये मीडियम से आया, और ये कौन सा था, पेरेंटल डीएनए का था। तो एक आपके पास हाइब्रिड बनेगा और एक आपके पास क्या बनेगा, लाइट। ये आपको सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में मिलेगा और ये फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन मिलेगा। यानी 40 मिनट के बाद आपको क्या मिलेंगे, यानी आपको लाइट भी मिलेंगे और हाइब्रिड भी मिलेंगे। तो इस तरह, और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ हमने क्या बताई थी, यहाँ पे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया था। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में आपको बहुत क्लियरली बताया गया कि ये सैंपल है और सैंपल आपके पास कौन सा है, N14 वाला है। इसमें आप बैक्टीरिया कौन से ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया
जो आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, आपको मालूम हो ये भी क्या है, N14 है ये। जब इसमें ग्रो करेंगे तो आपको ऑब्वियसली दोनों स्ट्रैंड कौन से मिलेंगे, बोथ स्ट्रैंड विल बी व्हाट, N14 मिलेंगे, यानी आपको लाइट मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो हमने डीएनए के डिफरेंट सैंपल्स दिए, डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से हमने ये डीएनए के सैंपल कलेक्ट किए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर डीएनए सैंपल को किस में रखेंगे, ख़ास सोल्यूशन में रखा जाता है जिसको नाम दिया जाता है सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन। आप सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन जो लेते हैं इसको हम स्पन करते हैं किस पे, स्पन, इसको हम हाई स्पीड पे क्या करेंगे, स्पन करेंगे। हाई स्पीड में स्पन किस में करेंगे, इसको हम सेंट्रीफ्यूज में, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, इसमें हम इसको हाई स्पीड पे क्या करेंगे, स्पन करेंगे। तो लिहाजा आपको क्या नज़र आएगा कि बाकायदा इसके जो सीजियम और क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड है, ये इसके जो आयंस हैं अलग हो जाएंगे, यानी आपको कौन से आयन मिलेंगे, सीजियम आयंस, और दूसरे कौन से मिलेंगे, आपको क्लोराइड आयंस मिलेंगे, ये मिलेंगे। और फिर जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आपको मालूम हो कौन सी फोर्स इसमें अप्लाई होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसमें क्या बनेगा, ये बाकायदा डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाएगा। डेंसिटी ग्रेडियंट किस तरह से बनेगा, जैसे यहाँ पे हम शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आपके पास आ गई। आप देखिए इसमें ये टॉप है, टॉप ऑफ सेंट्रीफ्यूज है, और ये इसका क्या है, बेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ये बेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज है। अब जब ये हम बताते हैं इसको आप स्पन करते हो हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए, ये सीजियम और क्लोराइड आयन जो होंगे ये पुश डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएंगे, बॉटम की तरफ आएंगे, और बाकायदा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट मिलेगा। डेंसिटी ग्रेडियंट से मुराद क्या है कि ये टॉप है, ये इसका क्या है, बेस है। टॉप पे आपको क्या मिलेगी, लो डेंसिटी मिलेगी, लो डेंसिटी, और बॉटम पे आपको क्या मिलेगी, बॉटम पे आपको हाई डेंसिटी मिलेगी, हायर डेंसिटी, यहाँ पे आपको हाई डेंसिटी मिलेगी। इस तरह आपको ये मिलेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट्स, इसको डिफरेंट, यानी लो से आप किधर जाएंगे, बॉटम की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये इस तरह से बाकायदा जब आप ये सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन उसको स्पन करते हैं, इसके जो आयंस होते हैं वो बाकायदा क्या बनाएंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट बनाएंगे। अब क्या होगा कि डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे ये अलग अलग, अगर हम इसको ले लें, इस सेंट्रीफ्यूज में अगर हम ले लें तो फिर आप देखेंगे कि इसकी जो सेटलमेंट होती है वो जिसको आप कहते हैं सेडिमेंटेशन होती है, इसके लेवल्स कैसे बनेंगे, जहाँ पे डीएनए की डेंसिटी मैच होगी किसके साथ, डेंसिटी ऑफ द मीडियम के साथ, वो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो वो हम इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ये हमारे पास कौन सा था, N14 यानी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यहाँ पे हमने शो की है, ये पे मीडियम है, जैसे हमने बताया ऊपर कौन सी डेंसिटी, लो, नीचे क्या है, हाई। यहाँ पे हमने डीएनए कौन सा डाला है, ये कौन सा डीएनए डाला है, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वाला डाला है, तो ये लाइट डेंसिटी है। तो आप देखेंगे कि डीएनए आपको लाइट डेंसिटी की तरफ ही नज़र आएगा। ये आपके पास डीएनए है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। ये क्या है आपके पास, N14, ये क्या है आपका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे किसकी तरफ, ये 0 मिनट की तरफ आएंगे। 0 मिनट में आप देखिए क्या हो रहा है, 0 मिनट में ये हम शो कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, इसमें आप कौन सा डीएनए डाल रहे हैं, ऑब्वियसली ये वाला, कि जिसमें आपने 0 मिनट के बाद इसको अलग कर लिया है, और फिर इसके बाद आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो फिर आप देखेंगे, क्योंकि ये क्या है आपके पास N15 है, जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको बॉटम पे मिलेगा। ये आपके पास क्या है, हैवी N15, और ये क्या आ गया N15। फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा,
थर्ड कौन सा है, ये देखिए 20 मिनट्स, 20 मिनट यानी फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हम इसको कहेंगे। यानी क्या, वहाँ फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक बैक्टीरियम अभी किस में डिवाइड हुआ है, 2 में डिवाइड हुआ है, टाइम कितना लिया है उसने, 20 मिनट लिए। तो ऑब्वियसली एक स्टैंड किसका होगा, पेरेंटल होगा, और एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो बन रहा है दैट टेकिंग द मटीरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो फिर इसमें आप देखेंगे कि ये फिर हमने फिर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब शो की यहाँ पे, इसको हम इसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप देखेंगे ये कहाँ पे था लाइट, ये कहाँ पे था हैवी, बॉटम पे चला गया था, ये आपको कहाँ नज़र आएगा, ये आपको बीच में नज़र आएगा। इसकी डेंसिटी जहाँ पे मैच करेगी विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये आपके पास क्या है, N14 N15 यानी हाइब्रिड आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये लास्ट आ जाएगा आपके पास 40 मिनट, जिसमें आपने फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी की है, फिर उसके बाद सेकंड राउंड रेप्लिकेशन भी इसमें हमने शो किया है। ये फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन है, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन, उसके बाद ये सेकंड राउंड रेप्लिकेशन आ जाती है। डायग्रामेटिकली इसमें देखिए कि जब अब इसमें हम DNA पुट करेंगे, ये आपके पास सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, तो फिर इसमें आपने क्या देखना होगा कि आपको 2 डेंसिटी क्लासेस मिलेंगी, एक लाइट और एक क्या है, हाइब्रिड। तो यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, टॉप पे यहाँ पे शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने शो किया है, व्हाट इज दिस, लाइट N14 और N14, और हाइब्रिड कहाँ पर आएगा, ये इस तरह से ये हाइब्रिड हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ये हाइब्रिड आ गया, यानी ये क्या है, N14 और N15। तो आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हमने C14 को N14 में ग्रो किया, तो आपके पास DNA जो मिल रहा है ओनली 1 उसकी कैटेगरी मिल रही है, यानी लाइट आइसोटोप वाला आपको नेट मिल रहा है। तो ये आपको डेंसिटी क्लास कहाँ मिली है, टॉप ऑफ द मीडियम। फिर इसमें 0 मिनट वाला बॉटम पे, फिर 20 मिनट वाला किधर पे, इंटरमीडिएट प्लेस पे, फिर उसके बाद जो 40 मिनट है इसमें 2 क्लासेस आपको मिल रही है डेंसिटी की, एक हाइब्रिड और दूसरा कौन सा है, लाइट। तो इस तरह ये जो हमें नज़र आता है, ये जो चीज़ हमें नज़र आती है कि किस चीज़ को इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट ये करती है, इसका हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएं कि इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि ये जो डिफरेंट डेंसिटी क्लासेस हमें मिल रही हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि DNA रेप्लिकेशन एक्चुअली क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। ये इसका कंक्लूजन है स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब अहम चीज़ इसमें आपको एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि इसमें MCQs किस तरह से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन होती क्या है, फिर इसी तरह से मिजल्सन एंड स्टॉल के बारे में आपको बताया गया कि इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए गए बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया है, क्यों सिलेक्ट किया बैक्टीरिया को, क्यूरेशन टाइम कम होता है, 20 मिनट होता है। तो 1 से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, तो इसको हम फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन का नाम भी देते हैं, इसको हम F1 जनरेशन का नाम भी देते हैं। इसी तरह से जो से नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, यानी 40 मिनट जब गुजरेंगे तो सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, आप उसको F2 जनरेशन का नाम भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको ज़रूरी नहीं होता कि MCQs में पूछा जाए कि आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 40 मिनट, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन एंड सेकेंड राउंड रेप्लिकेशन, इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर F1 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से ये हमने ये इस चीज़ को समझना है, और समझने के बाद उसके मुताबिक हमारे में जो MCQs पूछे जाते हैं वो हमें कैसे उसको हमने उसका सोल्यूशन देना है। तो इसमें आप गौर कर लीजिएगा कि जिस तरीके से ये डिफरेंट स्टेप्स हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, इन स्टेप्स को अगर आप सही तरीके से सिस्टमेटिकली फॉलो करें तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसमें से कोई आपको कोई क्वेश्चन आए तो वो आप उसको मिस कर सको। तो लिहाजा ये आपको मिक्स करके जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मिक्स करके क्वेश्चन किस किस्म के आ सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि व्हेन N15 बैक्टीरिया ग्रोन इन N14 मीडियम व्हाट टाइप ऑफ DNA विल बी अवेलेबल, और इसी तरह से 2 इकट्ठे दे दिया जाए, 0 मिनट एंड 40 मिनट दे दिया जाए, तो फिर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ DNA विल बी ऑब्टेन्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैवी है, यहाँ पे क्या है आपके पास ये
ये इसमें लाइट है और ये क्या हाइब्रिड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे आपने एंड 0 मिनट वाला भी रखा है, 40 मिनट भी रखा है, तो तीनों डेंसिटी क्लासेस आपको मिलेंगी। एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपको मालूम होगी, ये तो हमने अलग अलग डेंसिटी ग्रेडियंट्स मालूम किए ना। अब इसमें आप एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम अगर चाहें तो हम क्या करें कि ये डिफरेंट जो कैटेगरीज आपको डीएनए की मिली हैं, यानी N14, N15 फिर हाइब्रिड, अगर हम एक ही इसको टेस्ट ट्यूब में ले लें, एक ही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इसको ले लें और हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें वही सीशियम क्लोराइड मीडियम में, डेंसिटी ग्रेडियंट जो बनेगा तो आप देखेंगे कि इसमें आपको ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, लाइट, और बीच में आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड, और बॉटम पे आपको क्या मिलेगा, ये हैवी N15, ये क्या होगा N14, N15, और ये आपके पास क्या होगा N14। तो एक ही आपको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में तीनों कैटेगरीज भी मिल सकती हैं। तो अलग अलग भी इसको आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से एक साथ भी चेक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव।